Students, in the last lecture, we have studied about the discovery of the fundamental particles like electrons, protons, neutrons. After that, we have studied about the Thomson's model of atom, followed by the discussion of Rutherford's model of atom, which led us to that idea that atom consists of the two parts. One is nucleus and other is extra nuclear part. Of course, it was a wonderful model of atom, but basic problem was this, that it could not explain the stability of the atom. The first successful model of atom which gave the stability of the atom was given by Bohr. But in order to understand that what actually Bohr's model of atom is, we have to understand that what are the bases of the Bohr's model of atom, which are actually given by the nature of light. So in this lecture today, we shall be going to discuss about nature of light. Students, you should be knowing that in order to understand the nature of light, two main theories were given. One is electromagnetic wave theory, which was given by James Clerk Maxwell, and other theory was Planck's quantum theory. Actually, beta, because you know that light, it has got various properties. Some of the properties of the light are interference, diffraction, black body radiations, photoelectric effect. All of these effects we shall be going to study in the coming lectures. But electromagnetic wave theory, first of all, I would like to discuss about the details of electromagnetic wave theory. This theory, it is based upon the following postulates. See, the first postulate is this, that energy is emitted or absorbed by a body continuously in form of waves. बेटा इस बात को अगर हमें समझना है तो हम इस तरीके से समझें. भाई सपोज करो कि एक बल्ब है, वो बल्ब जल रहा है ना, हमें लग रहा है वो लगातार जल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि वो बल्ब लगातार हमें लाइट दे रहा है. तो ये इसका पहला पोस्टुलेट यही है कि दैट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी कॉन्टिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव की फॉर्म में होती है. दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स. वन इज बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर इज मैग्नेटिक फील्ड. आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन भी होगी. ऐसा है, अगर मैं ये कहूं कि दैट इज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. और अगर सपोज करो कि रेडिएशन की ये डायरेक्शन है जाने की, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and they are perpendicular to direction of propagation of light. Means ये second point है, electromagnetic radiation consists of electric field and magnetic field which act perpendicular to each other and they are perpendicular to the propagation of light. तीसरी बात ये है बेटे, इन रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. They do not require, मतलब वो वैक्यूम के थ्रू भी पास हो सकती हैं. एंड जो लास्ट इसने पॉइंट बताया वो ये बताया कि दैट दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. एंड आपको पता होना चाहिए बेटा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको अगर हमें सेंटीमीटर में लेना चाहें तो ये होगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बिकॉज इसमें हम बार बार एक वर्ड का जिक्र कर रहे हैं और वो है क्या, वेव. इसका मतलब हमें सबसे पहले अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली वेव्स क्या होती हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर दैट व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. सबसे पहला वेव है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, वेव लेंथ, है ना. बेटा आपने मतलब अपनी लोअर क्लासेस में बुक्स में देखा होगा, कई डायग्राम्स भी आपने देखे, है ना, और आपने देखा कि वेव हम ऐसे बनाते हैं. यू सी, ये हम एक लाइन लगाते हैं, ये असल में डायरेक्शन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है, और ये हम दिखाते हैं कि वेव ऐसे चल रही है ना, ये इस तरीके से ऐसे वेव चल रही है. बेटा ऐसा होता है, वैसे वेव को अगर मैं कहूं तो ये होता है डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम विच ट्रेवल, है ना. जो डिस्टर्बेंस बेटा किसी मीडियम में ट्रेवल करती है उसे वैसे वेव कहते हैं. तो ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव है. इसमें क्या बेटा, ये जो ऊपर ये मेन पॉइंट है, ऊपर को गए क्रेस्ट, फिर मेन पॉइंट, फिर नीचे आए ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ. अब ये एक क्रेस्ट और ये दूसरा क्रेस्ट,
इन दोनों क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है लैम्डा, ये एक साइन होता है, मैं ऐसे इसको लिख रहा हूं लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ। बेटे इसको जो हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ। एंड बेटे लेंथ की बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, छोटी यूनिट्स भी होती हैं। बड़ी यूनिट्स तो क्या होगी, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, और छोटी यूनिट्स होती हैं जैसे ऑंगस्ट्रॉम। बेटे ये आपको सभी यूनिट्स का पता होना चाहिए, बिकॉज इन द कमिंग न्यूमेरिकल्स यू शुड बी यूजिंग ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। एक होता है ऑंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर। You should be knowing that 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 8 meters. 1 nanometer 10 raised to power minus 9 meters. 1 picometer 10 raised to power minus 12 meters. ये बेटे यूनिट्स हैं, है ना, जिसको हमें आगे अल्टीमेटली जैसे कोई भी ऑंगस्ट्रॉम में दिया हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो, नैनोमीटर में दिया हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो ये वैल्यूज हम, ये कन्वर्जन फैक्टर्स हम यूज करेंगे। दूसरा, सॉरी बाय मिस्टेक आई टोल्ड यू 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 8 meters. No, it is 10 raised to minus 10 meters or 10 raised to minus 8 centimeters. दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो उसको आप समझे थोड़ा सा। अगर मैं कहूं ये एक मीन पॉइंट है ना, यहां से एक वेव चली, क्रेस्ट, मीन पॉइंट, फिर ट्रफ, फिर मीन पॉइंट, इसे बोलते हैं वन साइकिल। क्या बोलते हैं, वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। ओके, तो एक वेव एक सेकंड में कितने ऐसे साइकिल्स बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये एक सिंबल है बेटा, ये ग्रीक सिंबल होता है, ये ऐसे वी डालते हो, इसको ऐसे टेढ़ा कर दो, ठीक है, न्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर न्यू, और इसके यूनिट्स क्या है, हर्ट्स। व्हाट इज द हर्ट्स, व्हाट इज 1 हर्ट्स, 1 साइकिल पर सेकेंड। अगर एक वेव एक सेकेंड में एक साइकिल बनाती है तो उसे बोलते हैं 1 हर्ट्स। नेक्स्ट इज वेव नंबर। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल है वैसे तो। सपोज मैंने इसको ये बोला, इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ मतलब क्या है, सपोज बेटा ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर लेंथ है। नाउ व्हाट इज दैट, यहां पे मैंने चला, ये बेटे 1 वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ गई, 3, तो इसका वेव नंबर हुआ 3। अगर 5 आती 5, अगर 10 आती 10, अगर मान लिया 1000 आती 1000, मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ। अब वो यूनिट लेंथ किस में हो सकती है, सेंटीमीटर्स में हो सकती है, मीटर्स में भी हो सकती है। अगर मैं कहूं 10 पर सेंटीमीटर तो मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 है। अगर मैं कहूं 20 पर मीटर तो 1 मीटर में 20 है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है कि वेव है, यहां से चली, यहां तक मूव किया, तो ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग एल्स बट इट्स नोन एज ए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। और कितने टाइम में किया, तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर सेकेंड इज वेलोसिटी, और इसके यूनिट्स क्या है, मीटर्स पर सेकेंड। शुड बी नोइंग कि ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, है ना, इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। न्यू मींस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, वेयर व्हाट इज द c, c इज वेलोसिटी, इट इज स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, क्या, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। सुनिए, अब ये जो सन है ना बेटा, आपको ये पता होना चाहिए, जो सन है दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। हमारे प्लैनेट्स के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सन है। अब सन जो अपनी एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में भेजता है ना। अब कुछ रेडिएशन हमारी धरती पे आती हैं और कुछ नहीं आती, लेकिन सन से मतलब जो डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशंस हैं उनमें एक चीज कॉमन है, पता क्या, वो ये है कि सभी की वेलोसिटी सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो डिफरेंस क्या होता है, उनका डिफरेंस होता है वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में। तो हमने क्या किया, जितनी भी वो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आपस में डिफर कैसे करती हैं,
वो डिफर करती है अपनी वेवलेंथ में, वो डिफर कैसे करती है अपनी फ्रीक्वेंसी में। उनको हमने एक अरेंजमेंट दे दिया, उनको सीक्वेंस में जोड़ दिया, एक सीक्वेंस में उसको लगा दिया, और वो जो सीक्वेंस है ना, वो जो सीक्वेंस मिला उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इट इज अ सीक्वेंस in which various electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency, या decreasing wavelength और increasing frequency, जैसे मर्जी आप कर लो, इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए जो डिफरेंट रेडिएशन है वो कौन कौन सी होती हैं। कॉस्मिक रेस, गामा रेस, ये बहुत हाई एनर्जी की रेडिएशन होती हैं। एक्सरेज आपने नाम सुना होगा, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होती हैं कि हमारी मसल से पार हो जाती हैं और हमारी हड्डियों की फोटो ले आती हैं, हमें पता लग जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपको पता है कि जब आकाश बिल्कुल साफ होता है तो कई बार मतलब बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, है ना। ओजोन लेयर जो है ना, वैसे इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमें हमारे तक पहुंचने से रोकती हैं। ये वो रीज़न है लाइट का जो जिसमें हम देख पाते हैं, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, इसे बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके बाद कौन सा है? आई आर। आई आर मीन्स इंफ्रारेड, ये हीटिंग इफेक्ट करते हैं। माइक्रोवेव्स, और बाद में क्या है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में क्या कुछ आती है? मेनली एफएम वेव, एएम वेव। आपको पता है ना, एफएम के चैनल होते हैं, है ना, FM 98.6 लाइक दैट, ऐसा जो भी है वो आगे उसके ये होते हैं, है ना। हम विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं, है ना, इतने मेगा हर्ट्स पे। मेगा मतलब 10⁻⁶ हर्ट्स साइकिल पर सेकंड। ये एक्चुअली वो यूनिट्स बोलते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी की, भाई अपनी फ्रीक्वेंसी से हमारे को मैच कर लो और हमें सुनो। अब आपको ये पता है कि ये जो विजिबल रेडिएशंस होती हैं, विजिबल लाइट जो है, ये जो व्हाइट लाइट होती है, इसको अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करें तो हमें पता लगता है कि इसके बीच में 7 कलर्स हैं, मींस विबग्योर। क्या है बेटे? दीज आर द 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर। असल में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सभी रेडिएशंस हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये जो हुआ विबग्योर, इट इज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, एंड ये सारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बिकॉज यू नो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई, दैट वाज गिवन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट। तो अब अगर वो थ्योरी दी गई है तो उस थ्योरी में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि वो लाइट की नेचर को एक्सप्लेन कर सके। तो बेटे लाइट के 4 वैसे मेन प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं। एक होता है इंटरफेरेंस, एक होता है डिफ्रैक्शन। इसको बड़े सिंपल वे में आप समझो। जैसे सपोज करो कि पानी है ना, उस पानी में अगर मैं 2 साइड में पत्थर डालता हूं या उसको डिस्टर्ब कर देता हूं तो वेव ऐसे प्रोड्यूस होती है ना, ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब ये ऐसे वेव प्रोड्यूस होती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये 2 वेव्स आपस में मिलती हैं। जहां पर ये 2 वेव आपस में मिले, अगर तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट पड़े तो वेव बड़ी हो जाती है, और अगर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ पड़े तो फिर वो वेव नॉर्मलाइज हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम क्या बात करते हैं कि दैट इज, ये जो 2 वेव्स हैं वो आपस में इंटरफियर कर गई, इंटरफेरेंस, ऐसे डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। तो लाइट के ये जो 2 नेचर है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पोस्टुलेट्स को लें। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं कौन कौन से? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस भी आपके साथ करूंगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारे सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गलत है ना, इट इज पार्शली करेक्ट। तो उन 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक्स साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक थ्योरी दी जिसे हम नाम क्या देते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? थोड़ा सा फनी लगता है। सबसे पहला पॉइंट ये है, अब देखो स्टूडेंट्स, आप ये देखो भाई, जैसे एक बल्ब है ना, उस बल्ब से हम ये कहते हैं कि लाइट आ रही है ना, ये लाइट आ रही है, ये ऐसे लाइट आ रही है, तो हमें तो लगता है कि लगातार लाइट आ रही है, लेकिन प्लैंक्स कहता है नो, ये ऐसे लगातार नहीं लाइट आ रही,
ये एक सोर्स है जो उस एनर्जी को एमिट कर रहा है। वो जो एनर्जी को एमिट कर रहा है ना, वो कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं कर रहा, दैट इज एमिटिंग लाइट इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट फेंक रहा है ऐसे। व्हाट इज दैट? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। इसकी पहला पॉइंट है, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर टर्म्ड एज क्वांटा। क्वांटा मैंने एक जनरल टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं किसका, लाइट की बात करूं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूं, है ना, तो लाइट का मतलब ये वाली लाइट नहीं है जो हमें दिखाई देती है सिर्फ ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, है ना। तो उस टाइप के जो उनमें जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, फोटोन। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोन एंड फोटोन। बेटे, जो फोटोन है दैट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड प्रोटोन इज द पार्टिकल, या इट इज दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। दूसरी बात क्या है? पहला पॉइंट, द एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली। दूसरा है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो फोटोन की है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां पर एच क्या है? एक कांस्टेंट जिसका नाम क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप सभी को याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू SI यूनिट्स में होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और CGS यूनिट में 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग्स सेकेंड। तीसरा पॉइंट हो गया था टोटल एनर्जी। भाई एक सोर्स जो है ना, टोटल कितनी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है। द टोटल एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड कैन बी गिवन बाय फार्मूला E इज इक्वल टू NH न्यू। बच्चों, ये जो H न्यू है ये क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और N क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटोन। भाई अगर उसने जितने भी फोटोन एमिट किए, एक फोटोन की इतनी एनर्जी थी, इतने फोटोन रहते, ये क्या हो गए? टोटल एनर्जी की ये बात हो गई। अब अगर हम इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लें तो वी कैन एक्सप्लेन, ये वाले कंसेप्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन से? दैट इज व्हाट इज नोन एज से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम इन दोनों कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी तो ये भी कंप्लीट नहीं है, तो फिर लाइट क्या है? हम ये कहते हैं अगर मुझे लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करना है तो हमें इसके बीच में इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। और हम ये कंक्लूजन करते हैं कि लाइट की जो नेचर है ना, वो ड्यूअल है, डबल नेचर है, एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। इस बात को मैं बड़ा सिंपल से वे में समझाता हूं। ये ऐसे है, सपोज करो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये वाला, है ना, और यहां से लाइट आ रही है, से बल्ब है। वो कहता है ये फोटोन एमिट कर रहा है, ये फोटोन एमिट कर रहा है ना, और ये फोटोन एमिट कर रहा है इस तरीके से। तो कहता है ये फोटोन इस तरीके से एमिट करता चला जा रहा है, जिसकी मोशन क्या है? इन फॉर्म ऑफ वेव। मींस लाइट जो है ना, वो पार्टिकल्स हैं जो जब ट्रेवल करते हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। Now we have to discuss with you about photoelectric effect. ये photoelectric effect क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा है कि कोई सपोज करो ये कोई मेटल है ना, कोई मेटल है, तो उस मेटल में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब उसके एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के साथ बाउंडेड है। अब अगर इसको एनर्जी मिले तो ये यहां से निकल भी सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर लाइट डालें तो लाइट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये जो लाइट हम इसके ऊपर डालें और यहां से उस लाइट के डालने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, है ना, तो इस फिनोमिनन को हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिनोमिनन ऑफ ejection of electrons from the surface of the metal when some radiation of a suitable frequency is made to fall on it। भाई जब एक मेटल के ऊपर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो उस फिनोमिनन को हम नाम क्या देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक बात की कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, देखिए भाई जैसे सपोज मैंने ये पेन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, तो इसको अगर ये सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है और मेरा जो हाथ की जो फोर्स है जिसने इसको पकड़ा हुआ है वो ऐसा है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ हो। तो अगर मुझको इसको यहां से निकालना है तो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए। अगर उससे कम एनर्जी में लगाऊंगा तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल नहीं पाऊंगा। हाँ, अगर उतनी एनर्जी दे या उससे ज्यादा दे, है ना, तो तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से, तब ये पेन यहां से निकल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है, अगर उसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी अगर उसकी एनर्जी उस बाइंडिंग फोर्स को तोड़ सके तो तभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर उसकी एनर्जी अपनी ही कम हुई तो फिर वो वहां से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। तो वो मिनिमम एनर्जी जो इस रेडिएशन को चाहिए कि वो इस न्यूक्लियस की और इसके इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके, उसे हम बोलते हैं ई नॉट, इसे बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी या इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। थ्रेशहोल्ड एनर्जी मींस it is the minimum amount of energy which is required in order to break the force of attraction between the nucleus and the electron। अब आपको पता है E is equal to h न्यू, E नॉट इज इक्वल टू क्या होगा h न्यू नॉट। h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू नॉट क्या हुआ, ये उस रेडिएशन की उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए वो जो रेडिएशन है उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू नॉट इज फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है ये फॉर्मूला ये भी होता है भाई E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। मैंने बस सिर्फ नॉट नॉट लगा दिया यहां पर। तो ये लैम्डा नॉट क्या है, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। रिमेंबर मैक्सिमम वेवलेंथ, बिकॉज वेवलेंथ और एनर्जी आपस में रेसिप्रोकल से रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू provide the energy so as to dislodge the electron। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि E नॉट आपके पास क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, न्यू नॉट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा नॉट क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या इसे हम क्रिटिकल वेवलेंथ की बात करते हैं। अब सुनो, अगर ये E नॉट की वैल्यू, ये E जो है ना एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, अगर ये कम है देन किससे E नॉट से, तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। अगर बराबर है तो वो जस्ट इलेक्ट्रॉन अपनी ग्रिप वहां से एटम से छोड़ देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स जस्ट गेट डिसलॉज्ड, वो वहां से जस्ट हट गए एंड फिर उससे ज्यादा जितनी भी एनर्जी है ना, तो वो क्या बन जाएगी, इट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। इसको बड़े सिंपल से वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज दैट, बी सपोज इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने की एनर्जी चाहिए 10 जूल्स। कितनी एनर्जी चाहिए 10 जूल्स। ये तो क्या होगी E नॉट, और मैं इसके ऊपर एनर्जी E देता हूं सपोज 7 जूल्स। कितनी एनर्जी देता हूं 7 जूल्स की एनर्जी है इसकी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बिल्कुल नहीं निकलेगा, हिलेगा भी नहीं। अगर मैंने ये एनर्जी दे दी 10 जूल तो ठीक है, ये यहां से अपनी फोर्स अट्रैक्शन को लूज कर देगा। और अगर मैंने इसको 15 जूल एनर्जी दे दी तो 15 में से 10 तो हुआ इसको हटाने के लिए, बाकी क्या बचा 5 जूल्स। ये जो 5 जूल्स है दैट विल बिकम क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। दैट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या E माइनस E नॉट या H न्यू माइनस H न्यू नॉट या H C 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। आपको पता है C H लैम्डा लैम्डा नॉट इनकी वैल्यूज क्या कुछ है न्यूमेरिकल्स में दी हुई होती हैं, है ना। इन वैल्यूज को हम यूज करके इन न्यूमेरिकल्स को निकाल सकते हैं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट यहां पर बोर्ड पे मैंने ये सारी वैल्यूज फॉर्मूलाज लिखे हैं। इसको आप इसका एक शॉट आप ले लें, अपने वीडियो को रोक के
इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें सारे कन्वर्जन फैक्टर है, ऑंगस्ट्रॉम का, नैनोमीटर का, पिकोमीटर का, वेलोसिटी ऑफ लाइट का, प्लैंक्स कांस्टेंट का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या फार्मूले हैं, न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा क्या है, ई इज इक्वल टू एच न्यू क्या क्या होता है। और इससे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम अब न्यूमेरिकल्स इन आर्टिकल्स से रिलेटेड करेंगे।